नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। इस खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं संघमित्रा मौर्य, जो कि बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर नेता चाहता है कि अखबारों में, टेलीविजन पर उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपें, उसका वीडियो चले। कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो आपको देश और दुनिया में नाम देती हैं, एक मुकाम तक पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती हैं जिसको आप नहीं चाहते हैं कि वो तस्वीर लोगों के सामने आए। इस समय एक ऐसी ही तस्वीर ने संघमित्रा मौर्य, जो कि बदायूं से सांसद हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लखनऊ की एक कोर्ट ने जो है उसको इस संघमित्रा मौर्य की शादी को लेके एक व्यक्ति की तरफ से जो मामला दाखिल किया गया था उस पे एक निर्णय दिया है और उस निर्णय में जनवरी में उनको जो है हाजिर होने के लिए कहा गया है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं संघमित्रा मौर्य की वो तस्वीर, और इसमें हम आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है उसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 3 जनवरी 2019 की ये जो तस्वीरें हैं बताई जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि लखनऊ के रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार नाम के शख्स ने दावा किया है कि उनकी पत्नी संघमित्रा मौर्य, जो कि सांसद बनने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी की है। दीपक स्वर्णकार का दावा है कि संघमित्रा मौर्य से उसने शादी की है और संघमित्रा ने बगैर तलाक लिए जो है दूसरा विवाह किया है। उसने ये भी दावा किया है कि संघमित्रा ने 2019 के अपने चुनावी हलफनामे में खुद को अविवाहित बताया है, जो कि झूठ है। जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य और 5 लोगों को 6 जनवरी को कोर्ट में तलब किया है। आपको संघमित्रा मौर्य के पति होने का दावा करने वाले शख्स और उसके वकील से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, पहले वो सुनाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो सांसद हैं, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 2019 में शादी की दीपक स्वर्णकार से, और फिर दीपक स्वर्णकार की तरफ से आरोप है कि उनके साथ मारपीट, जानलेवा हमला, और स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। हालांकि उनका ये भी आरोप है कि उनको बिना डिवोर्स दिए वो दूसरी शादी कर सकती हैं। ये सारी बातचीत करने के लिए और आखिर क्या कुछ हुआ, प्रेम संबंध, फिर शादी, और फिर ये आज यहाँ ये नौबत आ गई, क्या वजह थी, इस सारे बारे में बातचीत करने के लिए हमारे से दीपक स्वर्णकार खुद हैं। दीपक जी, क्या हुआ? आपको कोर्ट तक आना पड़ा, न्यायालय तक आना पड़ा? स्वामी प्रसाद मौर्य इतना बड़ा नाम है, मंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में है इस वक्त, और जिस तरह से आप की फोटोज या बाकी चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो ये भी बता रहे हैं कि आपके बहुत मधुर संबंध होंगे, तभी शादी तक बात पहुंची होगी। कैसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात 2016 में हुई थी और शादी 2019 में हुई थी। अच्छा, कैसे मुलाकात हो? आप लोग पढ़ते थे साथ में, जानते थे एक दूसरे को? कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक गेट टुगेदर पार्टी में मुलाकात हुई थी। उसके बाद मामला ऐसे चलता रहा। फिर 2019 में चुनाव से पहले जनवरी 2019 में शादी हुई थी। अफेयर था आप लोगों का? लव अफेयर था जी। और उसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई? परिवार शुरू से ही जानता है। अच्छा। हाँ, कोई चीज़ छुपाई नहीं, कोई चीज़ छिपी नहीं है। परिवार क्या, समाज के लोग भी जानते हैं। जब आपकी शादी हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ नाराजगी थी, नहीं चाह रहे थे वो शादी होना, या इस तरह कोई बात? कोई किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं। पूरा परिवार हर चीज़ अच्छे से जानता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग पहले लिव इन में रहते थे, उसके बाद शादी हुई, ये सारी बातें भी आ रही हैं। जी। अच्छा, शादी के बाद कितने वक्त तक आप लोग साथ रहे थे? 2021 तक। अच्छा, जनवरी 2021। क्या वजह है कि शादी नहीं चल पा रही है? क्या वजह है? देखिए, उनके पिताजी जितना कहते हैं उतना ही काम उनको करना होता है। उनको क्या, वो उनके पूरे परिवार को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बेहद ही शातिर और मानसिक रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और ऐसी ही शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों को क्या, पूरे परिवार को दे रखी है। अच्छा, तो वो जितना चाहते हैं उतना घर वाले करते हैं। इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े राजनेता हैं, इस समय बयानबाजियों के वजह से अपने चर्चा में रहते हैं, तो घर परिवार में इस तरह क्यों, क्या लगता है क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब ये तो वही जाने, एक बार आप उनसे भी पूछिएगा तो बेहतर बता पाएंगे। आपके साथ क्या उन्होंने कोई बुरा बर्ताव भी किया? कभी मारपीट वाली स्थिति आप बता रहे हैं आई? कुशीनगर में एक बार हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, बाकी 2-3 बार हुआ। हमने कई बार जो है बात करने की कोशिश की, जितनी बार बात करने की कोशिश की उतनी बार हमला हुआ, रेकी की गई। तो बहुत स्थितियां विकराल रूप से जब आई तो मुझे मजबूरन कोर्ट के शरण में आना पड़ा। 2021 में हम कोर्ट में अपनी अर्जी हम लेकर आए और माननीय न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए
परिवाद दाखिल किया और कल माननीय न्यायालय ने अपना आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है कोर्ट ने? आदेश की प्रति आपको प्रेषित कर दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। नहीं, तब भी आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप न्याय चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? शादी, आप डिवोर्स चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। क्या क्या न्याय हो? अब वो तो न्यायालय फैसला करेगा ना। आप लोगों ने जो आरोप लगाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक छवि का इस्तेमाल करके, उनकी बेटी सांसद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके या राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके, पद का इस्तेमाल करके आपको क्या हत्या कराना चाहते हैं, ये सारे आरोप लगाए हैं आपने? हाँ बिल्कुल, हमने आरोप नहीं लगाया, हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आरोप लगाना अलग बात होगी, हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया है। वो दूसरी शादी करना चाहती हैं? अब ये उनकी अपनी मर्जी है। नहीं, आपको क्या जानकारी है इस बारे नहीं, मैं इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। में? तो आप लोगों की तलखी इतनी बढ़ती रही तो परिवार भी बीच में आया, परिवार से भी बातचीत हुई, कभी कोशिश हुई कि बीच का कोई रास्ता बन जाए? नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और परिवार के नाम पर मैंने पहले भी कहा कि उनके पिताजी जो बताएंगे, जो कहेंगे, जो उनका दिशा निर्देश होगा, एट लास्ट पूरा परिवार वही करेगा। उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वकील साहब, क्या वाद दाखिल किया गया और किस तरह के सबूत पेश किए गए और ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि दीपक स्वर्णकार पत्रकार हैं, जो बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 2019 में संघमित्रा जी से विवाह किया था और विवाह के समय संघमित्रा जी ने इनसे ये बताया कि मेरा पूर्व पति से तलाक हो चुका है, इसलिए हम दूसरा विवाह कर सकते हैं, कोई विधिक व्याधा नहीं है। इस तरह से झूठ बोल के इन्होंने विवाह किया। इसके बाद वर्ष 2021 में जब ये सांसद बन चुकी थी तो वर्ष 2021 में इनको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको मेरे वकील को यही कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि मैं पत्रकार हूँ, ये सांसद हो गए, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और मुझे घर से निकाला। घर से निकालते समय इनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके 3 सहयोगी इनके साथ अभद्र व्यवहार किए, मारपीट किए, गाली गलौज किए, जान से मार डालने की धमकी दिया, तमाम आपराधिक षड्यंत्र किया, जगह जगह इनको बहुत परेशान करवाया। तो इस तरह से पीड़ित हो करके यहाँ पे हमने 156(3) दाखिल करवाया, जिसके उपरांत इसमें परिवाद दर्ज हुआ। बाद में हमने उसमें सबूत, साक्ष्य, गवाह सब पेश करके यह कोर्ट में इस स्थापित करने में सफल रहे कि संघमित्रा जी ने चीटिंग किया है और एक पति के जीवित रहते बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करने की प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं। तो जिसपे इनको 420-494 में तलब किया गया है। 420-494 में 7 वर्ष से कारावास से दंडनीय अपराध है, जिसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनको डे टू डे हियरिंग करवा के इनको शीघ्र से शीघ्र सजा करवाऊं। उसी मुकदमे में यह भी जिक्र है कि जब ये बदायूं से पर्चा दाखिल कर रही थी, उसमें इनसे वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा गया था, तो इन्होंने पहले पूर्व से विवाहित हैं, इस तथ्य को इन्होंने छिपाया भी है। तो इस तरह से ये चीटिंग करने की आदी हैं और इनको अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए, यही हम लोगों ने मांग किया। आयोग में भी ये सब एप्लीकेशंस देंगे, क्योंकि कोर्ट अगर ये सुनता है और ये बातें होती हैं तो उनकी सांसदी भी निरस्त हो सकती है, जा सकती है। निश्चित तौर से देंगे। सांसदी निरस्त करने का क्या मतलब है? अब तो चुनाव नज़दीक है, यही तो इसी बात का तो रोना है कि हमारे देश में पहले कोई आदमी इस तरह से बन जाता है, बाद में उसको हटाते हटाते पूरा समय भी बीत जाता है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था बहुत धीरे चलती है। इसीलिए स्थिति इस तरह उसका ये लोग फ़ायदा उठाते, एडवांटेज होते हैं। लेकिन ये तो चीटिंग का भी मामला होगा, 420 का मामला होगा, और इस तरह अपने साक्ष्य चुनाव आयोग के सामने अगर कोई गलत पेश करता है तो उसमें भी अलग मुकदमा लिखाया जा सकता है। हाँ, मुकदमा 100% होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौन उठाएगा? जो ग्रिप्ड होगा वही उठाएगा। हमको पता है, हमारे पास एविडेंसेज है, तो हमने दाखिल किया है कोर्ट में। ये साबित करने का प्रयास किया है कि साहब ये कपटपूर्ण व्यवहार करने के आदी हैं। इसे मैंने यहाँ पे फिलहाल यही साबित किया है। अगली डेट कब लग रही है इसकी? 6 जनवरी को। इनको भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए बुलाया जाएगा कोर्ट में, संघमित्रा मौर्य के पक्ष सुनने के लिए? कोर्ट समन करती है, चाहे स्वयं आए चाहे अपने अधिवक्ता के माध्यम से आए, लेकिन व्यवहार में यही है कि पहले आए जमानत कराएं, जमानत कराने के बाद फिर अपना ये ट्रायल फेस करें। अब ये हाई कोर्ट जाती हैं या बेल कराती हैं, ये इनके अधिवक्ता जैसा इनको सलाह देंगे, अपना निर्णय लेंगे। किन किन धाराओं में इनको, मतलब जो धाराएं कोर्ट की तरफ से लगाई गई जिनमें इनको जमानत करानी पड़ेगी? कपटपूर्ण व्यवहार के लिए 420 में इनको तलब किया है, और एक पति को के जीवित रहते हुए बिना तलाक के दूसरा विवाह करने का इनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए 494 में तलब किया है। दोनों धाराओं में 7 वर्ष से दंडनीय अपराध है।
बिल्कुल, हमारे साथ ये वकील साहब थे दीपक स्वर्णकार जी के, जो बता रहे थे कि कैसे पूरा मामला कोर्ट के समक्ष है। अगली डेट 6 जनवरी को लगी है। फिलहाल संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को इस पूरे मामले में जमानत लेनी पड़ेगी। कैमरामैन कफील के वेलकम बैक। और आपने ये देखा कि किस तरीके से सांसद बन जाने के बाद उन्होंने पति को छोड़ना स्वीकार किया है। एक तरीके से जो हमने इन दोनों लोगों की बातें सुनी, कहते हैं ना कि जब सत्ता आपके हाथ में आ जाती है तो फिर आपका मन और मिजाज दोनों बदल जाता है, और यहां पर यही दिखाई दे रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि संघमित्रा मौर्य इसके पहले भी एक विवाह कर चुकी थी और उनका ये कहना था कि अब मेरा उससे तलाक हो गया है और हम एक बार फिर से विवाह कर सकते हैं। अब हम आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक जीवन के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब उन्होंने अपना सियासी कैरियर शुरू किया तब वो कहां से कहां गए, इसको जानना बेहद आवश्यक है। सियासत के साथ साथ विवादों में लगातार रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेके जो है हम जो आपको सुनवाएंगे अभी आने वाले दिनों में, उनकी सियासी सफर के बारे में आपको बताता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 के दशक में अपनी राजनीति लोकदल से शुरू की थी, जिसको चौधरी चरण सिंह ने बनाया था। और मैं आपको आगे बता दूं कि आगे दशक में अपनी राजनीति शुरू की और इसके बाद जनता दल में पहुंच गए। 1996 में वो डलमऊ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। उसके बाद 2003 में जब बसपा सत्ता से बाहर हुई तो मायावती ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया था। 2007 में सरकार बनने पे बसपा ने उन्हें मंत्री बनाया और फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी बड़े कद्दावर नेता बना दिए गए। इसके बाद 2012 में बसपा सत्ता से बाहर हुई तो फिर नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। वहीं 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़के उनको मंत्री बनाया गया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा के उनको टिकट भी दिलवाने का काम किया था। और आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ यानी 2017 के बाद 5 साल के बाद जब चुनाव हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का चेहरा बनकर आगे आए और उन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम किया। आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर बेहद चर्चित हैं और वो जो बयान है उसको भी आप जरा पहले सुनिए। और खास तौर पे हिंदू धर्म को लेके जो उनके बयान हैं वो लगातार उनको विवादों के घेरे में रखे हुए हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब कोर्ट की तरफ से ये सवाल हुआ और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की इस पूरे मामले पे क्या टिप्पणी है, तो पिता और पुत्री दोनों जो है पूरे फलक से गायब हैं। उनको आज हमारे संवाददाताओं ने पूरे प्रदेश में खोजा, उनका कहीं पता नहीं है, न उनका मोबाइल, न उनका लोकेशन और न ही संघमित्रा मौर्य की जानकारी मिली है। पहले आप स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयानबाजी जरा उसको भी सुन लीजिए, फिर हम आपको हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों पे उनके पास ले चलेंगे और हम जो है दीपक स्वर्णकार के वकील से भी बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से ये बात इतनी बढ़ गई। सही माने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर चलती होती, मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते होते तो 2012 में हम सरकार में आने से वंचित नहीं होते, क्योंकि उस समय हमारी सरकार की कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 2014 में लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ, जबकि सारे प्रत्याशी बड़े पैमाने पर पैसे के बिना पर घोषित किए गए थे और आज भी 2012-2014 के परिणाम से माननीय बहन जी ने कोई सबक नहीं लिया। उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का क्षेत्र है। यहाँ कोई कितना भी जमीन तलाश है, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय है। अच्छा, अखिलेश यादव भी वाराणसी आए हैं, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं, कब मिलेगी, इसको लेकर लगातार वो निशाना साध रहे हैं। अगर आप चाहते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम देश और प्रदेश में सत्ता पर फिर से काबिज हो, तो आपको अपने नेता के सम्मान में अनुशासित रहने की भी आवश्यकता है। सम्मान
केवल नारे से नहीं किया जा सकता, सम्मान सीटों को जीत करके भी दिलाया जा सकता है। इसलिए मूल मंत्र होना चाहिए, अगर हमें सत्ता लेना है तो अनुशासित सिपाही के रूप में अपने कैप्टन के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आप सभी लोग अपनी अपनी बूथों को जीतने का संकल्प लेके जाइए। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मायने में घर की लक्ष्मी वही है। हमारी भावना किसी को दुख पहुंचाने। पहले रवि क्या चलें। वेलकम बैक दोस्तों। आपने देखा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग अलग समय पे अलग अलग बयान देने का काम किया। जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तो उन्होंने मायावती के कितने सारे कसीदे पढ़े वो आपने सुना। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्होंने मोदी और योगी के कितने कसीदे पढ़े वो आपने देखा। और उसके बाद जब वो अखिलेश यादव के साथ हैं तो अखिलेश यादव के सम्मान में कितने कसीदे पढ़ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि राजनीति जो हो रही है, जो हम देख रहे हैं, आखिर उस पे तो लोग आपसे सवाल तो पूछेंगे ही। प्रश्न उठता है कि मायावती ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, आपको मंत्री बनाया और आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए तब भारतीय जनता पार्टी ने आपको, आपके लोगों को टिकट दिया, आपके बेटी को टिकट दिया जिसका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था। सवाल आप लोग उठाते हैं कि आखिर जो है उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाए, उन्हीं लोगों को राजनीति में आगे लाया जाए जो लोग वाकई राजनीति के धरातल पर काम करते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की यह शर्त थी कि मेरी बेटी संघमित्रा को लोकसभा का टिकट दिया ही जाए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देकर सांसद बनाया। चलते हैं, हमारे 2 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से लोगों के साथ खड़े हैं। रवि कुमार हमारे साथ लखनऊ से हैं और कुलदीप सिंह हमारे साथ बदायूं से हैं। उनसे बात करते हैं। कुलदीप, पहले आप मुझे ये बताइए कि बदायूं में जहां की सांसद है संघमित्रा मौर्य, वहां पर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, संघमित्रा मौर्य जो ऑलरेडी पहले से एक शादी कर चुकी थी, उनको तलाक देकर उन्होंने दूसरी शादी की, अब पता चल रहा है कि तीसरी शादी करने वाली हैं। सवाल यह है कि उन्होंने अपने हलफनामे में ये कहा है कि हमने कोई शादी नहीं की। ये तो बहुत बड़ा विवाद है, क्या कह रहे हैं लोग? कुलदीप। देखिए सर, यहाँ की अगर बात की है, सांसद संघमित्रा मौर्य जनपद बदायूं की जो सांसद है, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो है दूसरी शादी जो की है वो बिना बताए की है। उनके जो पूर्व के पति थे उन्होंने उनसे तलाक नहीं लिया है, लेकिन जो दूसरे दीपक स्वर्णकार के साथ जो शादी की वो उन्होंने चीटिंग के साथ की है, उनका आरोप है। और उन्होंने कोर्ट में बात तो दाखिल किया है जिसके लिए तलब भी किया गया है सांसद जी को। अगर स्थानीय लोगों से भी हमने आज बात करने का प्रयास किया तो जो स्थानीय जनता का जो कहना है और मत है वो ये कह रहे हैं सांसद जी ने किया वो गलत किया है दीपक के साथ। दीपक के साथ गलत किया। रवि, आप बताइए, आप कहां पे हैं लखनऊ में और आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि भारत में शादी बड़ा पवित्र बंधन होता है और शादी के धर्म को निभाने के लिए आदमी अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है। यही हम लोग देखते और सुनते आए हैं।
तो ये जो नया कंट्रोवर्सी हुई है, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ अगर उनकी बेटी के को लेके कोर्ट इस तरह की टिप्पणी करता है, कोर्ट कोई मामला उनको तलब करता है, तो ये तो सवाल होगा, क्योंकि आप राजनीति में हैं, आप सत्ता में हैं। रवि जी बिल्कुल सवाल होगा और सवाल होना भी चाहिए। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, एक व्यक्ति कोर्ट जाता है, कोर्ट में अपने आप को स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है, जो कि बदायूं सांसद है संघमित्रा मौर्य, उसका अपने आप को पति बताता है। उसके बाद कहता है कि बिना तलाक के ही जो हलफनामा दिया है उसमें बताया गया है कि वो अविवाहित है। तो वो अपने जो सबूत है वो पेश करता है, जिसके बाद अब ये पूरा मामला है वो एमपी एमएलए कोर्ट में 6 जनवरी को सभी को नोटिस जारी किया। 6 जनवरी को सभी को पेश होना है, जिसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य समेत 6 लोगों पर आरोप लगा। आरोप बेहद ही गंभीर है। एक व्यक्ति दीपक कुमार सोलकर जिसका नाम है, और उसका साफ तौर पे कहना है कि उसने 5 से 6 साल लगा दिए संघमित्रा मौर्य का भविष्य बनाने में। एक सामान्य महिला से, युवती से उसको एक नेता बनने तक का सफर था। उस दौरान उसने बहुत मेहनत की और जिसके बाद जब वो सांसद बने, सांसद बनने के बाद जब वो लोग हैं, रवि वो क्या कह रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं इस बात को? जी बिल्कुल, कुछ लोग हैं, लखनऊ के रहने वाले लोग हैं, जो घटना पूरी आपने सुनी है, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? ये घटना जो है ये बहुत शर्मसार है। अगर माननीय सांसद बदायूं से संघमित्रा मौर्य जी अगर वो ऐसा कर रही हैं तो समाज में कहीं ना कहीं ये गलत संदेश पड़ रहा है युवाओं के बीच, क्योंकि वो एक ऐसे पद पे बैठी है जो संवैधानिक है, जनता का अपार समर्थन, और वो एक जनता की प्रतिनिधि हैं। अगर वो किसी व्यक्ति के साथ, जो एक वरिष्ठ पत्रकार थे दीपक जी, अगर उनके साथ वो ऐसा कर रहे हैं तो सरासर ये गलत है मेरे अपने व्यक्तिगत नजरिए से। सांसद को लेकर जो आरोप लगे हैं, क्या लगता है कि सांसद जो पूरा प्रतिनिधि होता है, एक बड़े क्षेत्र का पूरा प्रतिनिधित्व करता है, उस पर इस तरह आरोप लगते हैं, तो कैसे देखते हैं आरोपों को? देखिए, मुझे तो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, और वो पति पत्नी रहे कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की घटना हुई, कोई व्यक्ति सबूत दे रहा है कोर्ट में जाके, इस तरीके की अगर घटना हो रही है, सबूत दिया जा रहा है, तो कोर्ट फैसला करेगी, मुझे उम्मीद है। लेकिन यह शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि वो जनता की सेवक हैं, तो उनको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे समाज पे थोड़ा सा गलत असर जाता है। कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए, पहली बात तो ये एक जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि थी और वो एक माननीय सांसद हैं। उन पे अगर इस तरीके का आरोप लग रहा है, और जो कि आरोप बहुत संगीन है, तो इसकी मतलब बढ़िया से जांच होनी चाहिए पहले तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि देखिए, ये तो माननीय न्यायालय में है, उसका तो हिसाब किताब वहाँ होता रहेगा, वहाँ पे बैठे हुए लोग। लेकिन जो वो आदमी बार बार कह रहा है कि मुझ पे लगातार जानलेवा हमला होते जा रहा है, जानलेवा हमला होते जा रहा है, कई बार वो इसकी रिपोर्ट मैंने दी, मुकदमा नहीं। ठीक है रवि, मैं समझता हूँ कि लोगों में बड़ी नाराजगी है, मैं समझता हूँ कि लोगों में बड़ी नाराजगी है, और लोग इस बात को लेके गुस्सा भी हैं कि संघमित्रा मौर्य, जिनको सांसद बनने का मौका मिला, जनता ने उनको सांसद बनाया, और वो अगर इस तरह का व्यवहार कर रही हैं तो वे बेहद दुखद है, क्योंकि कोर्ट ने अगर कोई नोटिस दी है तो बिना पुख्ता सबूतों के नहीं दी होगी। हमारे साथ दीपक स्वर्णकार के वकील भी फोन से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर। रोहित, मुझे ये बताइए आप, त्रिपाठी साहब, कि ये जो पूरा विवाद है, मैं आपकी बातचीत सुन रहा था और दीपक स्वर्णकार की भी बात सुन रहा था, मुझे ये बताइए कि आखिर ये नौबत कैसे आ गई? क्योंकि संघमित्रा मौर्य सांसद बन चुकी थी, माता पिता के आशीर्वाद से शादी हुई थी, तो आखिर ऐसा क्या ट्विस्ट हो गया जिसकी वजह से संघमित्रा मौर्य जो है वो दीपक को छोड़ने के लिए जो है आमादा हैं? एक्चुअली इनका इन दोनों लोगों का संबंध जो है वर्ष 2016 में हुआ जी। 2016 में इसके बाद ये दोस्त बने, इसके बाद साथ साथ रहना चालू किए। बाद में वर्ष 2019 में इन लोगों ने विवाह किया, और इन्होंने दीपक से यह कहा कि पहले पति से हमारा पहले पति से डिवोर्स हो चुका है जी, इसलिए शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि डिवोर्स नहीं हुआ था, इन्होंने तथ्यों को छिपाया। कोई अगर आवाज आ रही है सायरन की तो उसको बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी प्लीज बताएं। वर्ष 2021 में इनको जो है घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये उस समय सांसद बन चुकी हुई थी। इनकी जब ये सांसद के लिए पर्चा दाखिल की थी, तो ये इसने पूरा साथ कुलदीप, रोहित, मैं अभी आपसे बात करता हूं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। कुलदीप, मुझे ये बताइए कि आपके साथ क्या कुछ लोग हैं क्या बदायूं के अभी इस समय मौजूदा? कुलदीप, आपको आवाज मिल रही मेरी? सर वॉइस नहीं आ पा रही है सर।
मैं रवि के पास चलता हूं। रवि, आप मुझे ये बताइए, आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत दिनों से करीब से कवर कर रहे हैं और मैंने कई बार आपको बातचीत करते हुए देखा है। अभी मैं वकील की बातचीत सुन रहा था तो उसमें वकील और उस दीपक स्वर्णकार का कहना है कि वहां पर वही होता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य रास्ता दिखाते हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अपनी बेटी के घर को उजाड़ना चाहते हैं या फिर इस तरह का रास्ता कोई पिता अपनी बेटी को क्यों दिखाएगा? क्योंकि जब शादी आपस में सहमति से हुई है, सारा परिवार जानता है और कोर्ट ने अगर ये आदेश किया है तो सिर्फ सुन के तो नहीं किया होगा, तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे किया होगा। रवि जी बिल्कुल, कोर्ट ने जब सब सबूत देखे उसके के बाद सभी को तलब किया है। 6 जनवरी को सभी को कोर्ट पेश होना है। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी बड़ी संघमित्रा मौर्य समेत 6 लोग हैं जिनको 6 जनवरी को 2024 को कोर्ट में आना है और सभी को नोटिस जारी करके कोर्ट ने वहां पर एमपी-एमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को काफी समय से हम कवर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े कद्दावर नेता के तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी छवि है। हम जब भी कभी उनके पास जाते थे मिलने के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग होते थे और स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि थी वो लोगों की मदद करने वाली थी। तमाम ऐसे लोग थे जिनके क्षेत्र से होते थे, उनसे मिलने आते थे। किसी को फीस के लिए पैसे चाहिए होते थे तो किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए तो सबकी वो मदद करते थे। लेकिन ये दूसरा चेहरा जिनका सामने आया, ये अपने आप में सवाल उठाता है कि एक अच्छी छवि का व्यक्ति, एक अच्छे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी छवि रखने वाला व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे, जिसकी एक कद्दावरी के तौर पर जाने जाते हैं और एक अच्छी छवि है उनकी, और जो उनपे आरोप लग रहे बेहद ही गंभीर आरोप है। और जो अगर दीपक कुमार स्वर्णकार की अगर बात करें तो जो उनके आरोप है वो बताते हैं उनको धमकी दी गई। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज आपने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य से बात करने की कोशिश की? कहां हैं ये लोग? आज सुबह से आप इनको खोज रहे हैं, बाकी दूसरे जिलों के लोग इनको खोज रहे हैं। इटावा में आज हमारा रिपोर्टर गया था, सफेई में आज मुलायम सिंह यादव को लेके एक बड़ा कार्यक्रम था, वहां पे सारे नेता आए थे लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं आए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या हाई कोर्ट जा रहे हैं उस आदेश के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? क्योंकि उनको तलब किया गया है तो सवाल तो लोग पूछेंगे ही उनसे। जी बिल्कुल, एमपी-एमएलए कोर्ट में है और 6 जनवरी को उनको कोर्ट नोटिस जारी करके वहां पर पेश होने के लिए कहा है और जाहिर है कि वो अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से इस पूरे मामले को लेकर संपर्क करने की कोशिश की गई तो बताया गया कि वो उत्तर प्रदेश से बाहर है और वो 27 तारीख के बाद वो लखनऊ में होंगे। यानी कि अगर उनसे बात करी तो 27 तारीख के बाद उनसे बात हो। कोई संघमित्रा मौर्य संपर्क करने की कोशिश की गई, वो भी संपर्क नहीं हो पाया। तो जाहिर है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर वो बचना चाहते हैं, यानी कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश जरूर की लेकिन वो सामने आने को तैयार नहीं रहे। ठीक है रवि, हम आपको दर्शकों को लेके चलते हैं बदायूं, जहां पे हमारे संवाददाता ने वहां के लोगों से बातचीत की है। आखिर जहां की सांसद है संघमित्रा मौर्य, वो लोग आखिर क्या कहते हैं अपने सांसद को लेके जब उनको इस कंट्रोवर्सी का पता चला। की सांसद जो संघमित्रा मौर्य हैं, उनके पति ने, दीपक स्वर्णकार जो उनके पति है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनने जो शादी है वो झूठ बोलकर की है। उनके पति का आरोप है, जो दीपक स्वर्णकार हैं उनका आरोप है सांसद जी के ऊपर कि उन्होंने जो पहली शादी उनकी सांसद मौर्य जी की हो चुकी थी उस पर उनकी बिना तलाक के शादी उन्होंने कर ली, लेकिन दीपक को इस बारे में नहीं बताया। दीपक ने उस विषय पर कोर्ट में एक याचिका दायर की है। तो यहाँ पर हम ग्राम खजुरिया में मौजूद है, सांसद जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस विषय में गांव के लोगों का क्या मत है जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? देवराज मौर्य। आप मौर्य जी, देवराज मौर्य जी, जो सांसद जी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके पति दीपक मौर्य हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो उनके पति ने शादी की है वो झूठ बोलकर की है। काफी ये कहाँ तक ये बात सही है? क्या सांसद जी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? आरोप दीपक का गलत है, उन्हें जानकारी खुद होना चाहिए। वे सांसद हैं और डॉक्टर हैं, योग्य है ना। उन पर डॉक्टर साहब दीपक गलत आरोप लगा रहे हैं ना। उन्हें खुद जब शादी करी ना करी, मान करी शादी तो उन्हें जानकारी होना चाहिए ना। नहीं, जो दीपक का आरोप है वो सांसद जी के ऊपर ये आरोप है कि सांसद जी ने जो शादी की है वो झूठ बोलकर की है। उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो पहले पति थे उनसे हमारी तलाक हो चुकी है, लेकिन दीपक का आरोप यह है कि उन्होंने झूठ बोलकर शादी की थी कि हमारी तलाक हो चुकी है। इस किन्हीं कारणों से आदमी नाराज हो जाता है, उन्हें जानकारी हुई। वे सांसद हैं यहाँ की बदायूं क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से और डॉक्टर हैं, उन पे आरोप गलत लगाया जा रहा है। हमारी जानकारी में आरोप कुछ भी लगा सकता है आदमी, वो जो आरोप पर निराधार आरोप है। हमारे साथ गांव के और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे
क्या क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश मौर्य। वेद प्रकाश मौर्य जी, जो सांसद जी के ऊपर आरोप लगे हैं वो मतलब काफी हद तक वो क्या है, सही है गलत है, आपकी क्या राय है? तो ये आपने देखा कि बदायूं में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दीपक को ये पता होना चाहिए था कि शादी उनकी हुई है या नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो इसमें दीपक की गलती है। यानी संघमित्रा मौर्य के जो लोग हैं, मौर्य समाज के जो लोग हैं उनके साथ हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर मौर्य समाज का नहीं है, सवाल यहाँ पर कोर्ट का है। और कोर्ट ये कह रही है कि इन लोगों को जनवरी में हाजिर होना है, जिसमें संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके अन्य साथी लोग हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लोग उसका क्या जवाब देंगे। आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप लोग इंडिया न्यूज़। कल बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कल मथुरा जा रहे हैं और वहां पर ब्रज क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो उत्तराखंड से आ रही है। वहां पर टनल में जो लोग 41 मजदूर पिछले 11 दिनों से फंसे हुए हैं, आज 12वां दिन है। आज जो है उनके बाहर आने की संभावना है। पूरे अस्पताल की व्यवस्था की जा चुकी है और कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये दो बड़ी खबरें रहेंगी जिस पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप लोग कहीं मत जाइएगा, सिर्फ देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तब तक के लिए नमस्कार।